देखिए अभी हम यहाँ पे बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की। अब अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें बच्चों तो बहुत ही ध्यान से सुनना। सबसे पहले चीज ये है कि इन सीएस प्रोफेशनल आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या लॉजिक है, या ये आपके एग्जाम में कितना, एग्जाम के साथ साथ आपके प्रोफेशन में कितना काम आने वाला है। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, अगर हम बात करें रिकॉर्ड्स की, तो मैं थोड़ा सा लिंक करना चाहूंगी कंपनीज एक्ट के साथ। जैसे कि अगर हम बात करें, आपने पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 88। सेक्शन 88 कंपनीज एक्ट का क्या कहता है कि कंपनीज एक्ट के तहत आपको कुछ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंटेशन, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। जैसे कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स है, या रजिस्टर ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी होल्डर्स है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हम मैंडेटरी ड्यूटी की बात करें तो कंप्लायंसेस जहां पे वर्ड यूज किया जाता है, जहां कंप्लायंस शब्द का इस्तेमाल होता है, बहुत सिंपल सी बात है, वहां पे सीएस का आना जरूरी है। तो आपको यहाँ पे इस चैप्टर में सिखाया जा रहा है डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, देखिए दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी मैं ये भी सिखाऊंगी आपको कि अगर हम भाषा की बात करें, अगर मैं सेक्शन 88 की लैंग्वेज की बात करूं, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स की वहां पे बात हुई है, राइट। वहां पे डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं हुई, वहां पे स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स की बात हुई है। यहाँ पे हम लिंकिंग भी करते हुए चलेंगे, ये नहीं कि सीधा सीधा बस पढ़ते जाएंगे, मैं यहाँ पे आपको लिंक करते हुए चलूंगी टेक्निकल पॉइंट्स को। तो अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स के बीच में डिफरेंस की बात करें तो बहुत ही आराम से और प्यार से इस बात को जरा समझना। देखिए जब भी कभी कोई प्रोसेस होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटी होती है ना, बेसिकली जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो एक्टिविटी एक बार हो गई उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं किया जाता, मतलब जनरली हम उसमें कोई अपडेट नहीं करते या हम रिप्लेस नहीं करते, क्योंकि वो एक एविडेंस होता है, तो उसे हम रिकॉर्ड बोलते हैं। वहीं अगर हम, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि क्या क्या, जहां पे हम टेम्परामेंट नहीं कर सकते, जहां पे हम ऑल्टरेशन नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, वो रिकॉर्ड आता है। रिकॉर्ड को एविडेंस के रूप में हम पेश कर सकते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के सामने, या जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हमसे मांगती है। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट का मतलब होता है क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस, ओके। एंड रिकॉर्ड का मीनिंग होता है कि क्या किया गया है। दो बातें बहुत सिंपल मैंने समझाई। पहला, अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो क्या करना है, लाइक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और रिकॉर्ड में क्या किया गया है, मतलब आपने किया क्या है, उसके अंदर हमारे एविडेंस मेंशन होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, और मैं आपको एग्जांपल देते हुए चलूंगी। आप मुझे बताना जितने भी बच्चे लाइव में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, अपना अपना रिप्लाई जरूर भेजते रहें। आप मुझे बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे बच्चों का नॉलेज अच्छी होती है, लेवल बहुत अच्छा होता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर मुझे जरा देना आप। पहले मुझे ये बताइए कि हमारी जो मिनट्स हैं, वो मिनट्स, आपकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो होती हैं, वो रिकॉर्ड है या डॉक्यूमेंट है? देखते हैं कितने बच्चे सही बताएंगे। वो रिकॉर्ड है या डॉक्यूमेंट है? जो मिनट्स होती हैं कंपनी की, सेक्शन 118 कंपनीज एक्ट के तहत जो मेंटेन की जाती हैं, वो आपका डॉक्यूमेंट है या रिकॉर्ड है? देखते कितने बच्चे सही जवाब देते। जल्दी बताना फटाफट से, जल्दी बताना फटाफट से, कम ऑन, फास्ट रिप्लाई। कंपनीज एक्ट में वो रिकॉर्ड है या डॉक्यूमेंट है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो मिनट्स होती है मीटिंग की, वो रिकॉर्ड है या डॉक्यूमेंट है? देखते कौन सही बताता है। तो अगर हम बात करें, ऑब्वियस सी बात है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो आपका रिकॉर्ड है, ओके। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपकी एग्जाम के जो रिजल्ट होते हैं, वो क्या है? रिकॉर्ड है। तो देखो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में समझते हैं। डॉक्यूमेंट इज इन एनी रिटन, प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मैटर, रिटन, प्रिंटेड और कंटेनिंग, जिसके अंदर क्या है? इंफॉर्मेशन है। इट में भी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और इट में भी अनस्ट्रक्चर्ड, रिवाइज्ड और अपडेटेड। डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड, रिसीव्ड एंड यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट वह इंफॉर्मेशन या फाइल होती है जहां पे गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस या रेफरेंस के लिए बनाई जाती है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए बनाई जाती है, जैसे पॉलिसीज है तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए बनाई गई, तो वो डॉक्यूमेंट में मेंटेन कर लिया, ओके। एंड इसे जरूरत पड़ने पर, अगर हमें कभी भी नीड होती है तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में हम अपडेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे रिकॉर्ड की बात आई,
रिकॉर्ड में की पॉइंट डार्क कर लीजिए। रिकॉर्ड बेसिकली एक एविडेंस के रूप में पेश किया जाता है, और जब कोई एविडेंस होता है तो उसके अंदर आप किसी तरीके का कोई चेंज या कोई बदलाव नहीं कर सकते। इनिशियली मेनी डॉक्यूमेंट्स आर जस्ट इंफॉर्मेशन, बट व्हेन दे बिकम रिकॉर्ड देयर इज एविडेंस। जनरली पहले क्या होती है इंफॉर्मेशन, लेकिन जब वो रिकॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो एक एविडेंस के रूप में आप पेश कर सकते हो। रिकॉर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए? लीगल प्रोसीडिंग्स। जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती है एडजुडिकेशन के टाइम पे हम रिकॉर्ड्स पेश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, जब भी कभी इंस्पेक्शन की बात होती है तो इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। फाइनल रिपोर्ट, साइन कॉन्ट्रैक्ट्स, फोटोग्राफ्स, स्प्रेडशीट्स, बोर्ड रिजोल्यूशंस, ऑल आर कवर्ड इन रिकॉर्ड। नॉट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्ड। कैजुअल ड्राफ्ट्स और टेम्पररी नोट्स, मतलब हर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड नहीं हो सकता, लेकिन हर रिकॉर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि भैया आप मुझे बताइए कि कंप्लायंस मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड में बेसिकली क्या मतलब, क्या रोल है इनका, क्या यूज है? तो देखो, अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है कि पहले इसके बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पेंसिल है तो आप नोट कर सकते हो। सबसे पहली चीज, डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो सकते हैं लेकिन रिकॉर्ड में चेंजेस नहीं हो सकते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट में हम चेंज कर सकते हैं लेकिन रिकॉर्ड में हम चेंज नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट में हमारी गाइडलाइंस होती हैं लेकिन रिकॉर्ड में हमारी गाइडलाइंस नहीं होती, जो हमने काम कर चुके हैं वो होता है। ओके, उसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट को एविडेंस के लिए पेश नहीं कर सकते लेकिन रिकॉर्ड एविडेंस के लिए जा सकता है। सारे रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं लेकिन सारे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड नहीं हो सकते। ये मैंने एक डिफरेंशिएशन करा बिटवीन द डॉक्यूमेंट एंड द रिकॉर्ड। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हाँ जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आगे हम बात करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। व्हाट इज द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी? कंप्लायंस ऑफिसर का क्या रोल है यहाँ पे? सबसे पहली चीज ये इंश्योर करता है कि कंपनी के जितने भी लॉज हैं, जितने भी एप्लीकेबल लॉज हैं जो उनके ऊपर अप्लाई किए गए वो फॉलो हुए या नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 है, सेबी एक्ट है, और उसी के साथ साथ सेबी के रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सबसे पहला प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स, क्रिटिकल रजिस्टर्स। आप यहाँ पे डाल सकते हो सेक्शन नंबर 88, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं एज पर सेक्शन नंबर 88। उसी के साथ एक सेक्शन है बच्चों 118, सेक्शन नंबर 118, वो है मिनट्स का सेक्शन है। ठीक है, तो उसके तहत इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द मिनट्स एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। एंड अगेन फिर ये दूसरी जिम्मेदारी यहाँ पे भी आ जाती है कि सेक्शन 88 के तहत एज अ कंप्लायंस ऑफिसर उन्हें अपने रजिस्टर और रिकॉर्ड्स क्या करने हैं, मेंटेन करने हैं। ऑल्सो ओवरसी ड्राफ्टिंग, एग्जीक्यूशन एंड सेफ कस्टडी ऑफ कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स। अगर हम कस्टडी की बात करें तो कंपनी की जो मिनट बुक्स होती हैं वो या तो ऑथराइज्ड डायरेक्टर के कंट्रोल में रहती है या फिर कंपनी सेक्रेटरी। आगे इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बोला, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, व्हाट डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी क्रिएटेड, प्रिपरेशन, पर्पस क्या है, लेवल ऑफ डिस्क्लोजर क्या रहेगा, ये भी चीजें अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कंसिस्टेंसी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी दे दोगे, कोई भी आपसे मांग लेगा, उसका एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर होता है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी को मिनट्स की नीड है तो मिनट्स की नीड के लिए वो ऑब्वियस सी बात है कि अप्रोच करते हैं कंपनी से, रिक्वेस्ट करते हैं, कंपनी से बोलते हैं कि हमें जो है हमें क्या चाहिए कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके लिए अप्रोच की जाती है। ये नहीं कि आपने ओपन में रखा है, लूज में रखा है, कोई भी आया किसी ने भी चेक कर लिया। आगे कहते हैं इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, चेक वेदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर फर्दर एक्शन, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है ना, और कॉर्पोरेट पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट इसमें का कंप्लायंस इंपैक्ट। जब भी कभी इनकंसिस्टेंसी होती है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इनकंसिस्टेंसी है या ओमिशन है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, देन इट्स इनवाइट पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशंस। आप अगर जितने ज्यादा कंपनी के अंदर नॉन कंप्लायंसेस होंगे, सिंपल सी बात है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स ज्यादा रहेंगी। क्यों? नॉन कंप्लायंसेस होंगे तो ऑब्वियसली यू इनवाइटिंग टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू इशू नोटिस टू द कंपनी और शोकॉज नोटिस, बोलेगी भैया आपने कंप्लायंसेस क्यों नहीं करे, इसका रीजन बताओ, इसका कारण बताओ। सो इट्स बेटर, ये एक फ्यूचर के लिए अगर हमें अपने बिजनेस को सही डायरेक्शन में और सही तरीके से करना है तो हम अपनी तरफ से मजबूत होने चाहिए। मजबूत इन द सेंस कि हमारे यहाँ पे जितनी डॉक्यूमेंटेशन है, जितने रिकॉर्ड्स है, वो प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए।
प्रॉपर तरीके से उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा। एनी इनकंसिस्टेंसी और ओमिशन और कॉन्फ्लिक्ट इन डॉक्यूमेंटेशन में रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ लॉस एंड ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट्स एंड टैक्स और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे ना एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, मैं कंपनीज एक्ट आपको लिंक करती हुई जाऊंगी और वो आपके ऊपर एक सोने पर सुहागे का काम करेगा। ये आप समझिए जरा, आपकी ट्यूनिंग बनेगी। मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स की बात मैंने करी, स्टैट्यूटरी का मतलब समझते हो? देखिए जब तक आप लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दोगे, जब तक आपके रिप्लाई मेरे तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि आपको चीजें क्लियर है नहीं। तो मैं ये मानती हूँ कि इस लेवल पे आके आपको सारी चीजें लगभग बहुत अच्छी टिप्स पे होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स? तो स्टैट्यूट्स का मतलब होता है विच इज टू बी डिफाइंड अंडर द स्टैट्यूट्स मींस एक्ट, जो कहीं पर डिफाइन है। अब इन्होंने कहा स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, जैसे रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स की बात करें तो आपके स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स होते हैं, जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर है। दूसरा स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड आपकी एनुअल रिटर्न होती है, एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 है ना, तो वो भी स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स है। उसके साथ साथ बच्चों आगे हम देखेंगे, इसमें थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और यहाँ पे अब हम देखेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मैनी प्राइवेट कंपनीज स्पेशली स्टार्टअप फेल टू मेंटेन शेयर होल्डर रजिस्टर आफ्टर सक्सेसिव फंडिंग and during due diligence gaps in a statutory register led to penalty and delay in corporate transaction like merger and listing। मैं आपको थोड़ा ब्रॉड लेवल पे इस चीज को समझा देती हूँ। जैसे मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्या फायदा होता है इससे डॉक्यूमेंटेशन का। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको दूंगी क्योंकि सीएस प्रोफेशनल में जब हम पढ़ते हैं तो सीएस प्रोफेशनल के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है चीजों को सही तरीके से समझना, रटना नहीं है आपको चीजें सब आती हैं, आपको समझना है और उसकी प्रेजेंटेशन सीखनी है बस। और प्रेजेंटेशन बच्चा अपने आप अच्छा कर देता है जब उसके पास वोकैबुलरी होती है, शब्द होती है, कनेक्टिविटी होती है और उसके दिमाग में एक फ्रेमवर्क होता है। अब मैं आपको एक ये बताने जा रही हूं कि रजिस्टर और रिकॉर्ड्स क्यों मेंटेन किए जाते हैं और उनका क्या फायदा है। तो पहला फायदा समझिए जरा। मान के चलिए एक्स लिमिटेड है और वो अभी जो है प्राइवेट कंपनी है एंड उसको कोई वाई लिमिटेड परचेज करना चाहती है। वाई लिमिटेड ने कहा कि मैं आपकी कंपनी का, आपने कोटेशन मांगा कि जी मेरी कंपनी की जो कीमत है वो 10 करोड़ रुपीस है, आपने कहा 10 करोड़ का कोटेशन दिया। अब जब 10 करोड़ का कोटेशन दिया तो वाई लिमिटेड ने आपकी कंपनी के अंदर चेक करवाए कि क्या ड्यू डिलीजेंस के तहत ड्यू डिलीजेंस कंडक्ट करा है। ड्यू डिलीजेंस मतलब जितने भी ड्यू लॉस थे आपने कंप्लाई किए नहीं किए, और ये काम करता है कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी ने जब आपकी प्राइवेट कंपनी के अंदर ड्यू डिलीजेंस कंडक्ट किया तो उसकी 3 रिपोर्ट आती हैं बच्चों ड्यू डिलीजेंस के बाद। एक होती है डील ब्रेकर, एक होती है डील मेकर, एक होती है डील डाइल्यूटर। अब जैसे ड्यू डिलीजेंस कंडक्ट करा, पता चला आपने तो बहुत सारे लॉस के तहत बहुत सारे नॉन कंप्लायंसेस कर रखे हैं और नॉन कंप्लायंसेस कर रखे हैं, तो रिपोर्ट बन के आई। अब वो रिपोर्ट 3 तरीके की होती है, मैंने कहा था डील ब्रेकर, डील डाइल्यूटर और डील मेकर। डील मेकर एक क्लीन रिपोर्ट होती है कि कंपनी में 0 नॉन कंप्लायंसेस है, दैट इज टू बी डील मेकर। ऐसी स्थिति में कंपनी 1 रुपया भी कम नहीं करती। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल तो जरा समझिए, इसी में लिंक करते हुए एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करिए आप फ्रूट्स परचेज करने गए और फ्रूट्स परचेज करके आपने बोला भैया ये बता सेब कितने रुपए किलो है, कितने रुपए किलो सेब है। तो उन्होंने कहा जी मेरे सेब जो है 180 रुपए किलो है, 180 रुपीज पर केजी। आपने कहा भैया थोड़ा कुछ कम कर लो। उसने कहा जी लेना है लो, नहीं लेना है नहीं लो, आपके सेब के प्राइस यही रहेंगे, एप्पल ओनली रुपीज 180 रुपीज पर केजी। जब ऐसा बोला गया तो ऐसी स्थिति में आपने सेब को देखना स्टार्ट किया। जब आपने सेब को देखा तो उसमें पता चला कुछ सेब तो खराब थे। अब जब कुछ सेब खराब थे तो आपने कहा भैया देख सही लगा ले, तेरे सेब खराब है। आपने उठा के भी दिखाया, देख भैया इधर से देख ये काला है, इधर से देख ये खराब है, इधर से ये देख बांडा है, फलाना है, ढिकाना है, जो भी है। आपने उसमें बड़ी सारी कमियां निकाली। अब दुकान वाला कहने लगा कि मेरे सेब में कमी तो है, तो मुझे पैसे तो कम करने पड़ेंगे। तो उसने आपके सेब की कीमत 150 रुपए कर दी, 150 रुपीज पर केजी। मैं आपसे बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे एप्पल वाले ने अपने प्राइस को डाउन क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर कमियां थी। बिल्कुल यही बात होती है जब मर्जर होता है, अमालगमेशन होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ये देखा जाता है कि आपकी कंपनी नीट एंड क्लीन कंपनी है या नॉन कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है। अगर नॉन कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर आपके जो प्राइस बिडिंग है वो कम हो जाता है। तो इसका मतलब कंप्लायंसेस के फायदे होते हैं। दूसरी बात बताती हूँ, ये तो मर्जर के टाइम की बात बताई मैंने। दूसरा सुनिए,
दूसरा, जब भी कभी हम कंपनी की लिस्टिंग कराने जाते हैं तो लिस्टिंग कराते वक्त उस समय भी हमारे यहाँ पे ड्यू डिलीजेंस कंडक्ट होता है और चेक किया जाता है कि आपने कंप्लाइंसेस कितने किए, नॉन कंप्लाइंसेस तो नहीं है, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर वहां पे नॉन कंप्लाइंसेस होते हैं तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी आपके ऊपर रोक लगा सकती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो फायदे हैं वो कई सारे अलग अलग जगह के फायदे, तो मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए। अब मैंने आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ 2 बातें बताई। एक बताया कि रिकॉर्ड क्या होता है और डॉक्यूमेंट क्या होता है और क्यों बनाए जाते हैं, और नहीं बनाए तो इसके क्या नुकसान है। तो देखो मैं फिर से ब्रश अप कर रही हूँ। डॉक्यूमेंट एक रॉ इंफॉर्मेशन हो सकती है, स्ट्रक्चर्ड हो सकती है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकती है। डॉक्यूमेंट में हमारी पॉलिसीज हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट में हमारे कुछ और डॉक्यूमेंट मतलब कुछ और इन्फॉर्मेशन हो सकती है। डॉक्यूमेंट में हम कोई बदलाव भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। वहीं अगर रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड में कोई अपडेशंस नहीं होती है, रिकॉर्ड को एविडेंस के रूप में हम पेश कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट को हम एविडेंस के रूप में पेश नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे इन्होंने ये भी बात बोली है कि जो आपके रिकॉर्ड होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। कई बार रिकॉर्ड स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स भी होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में सेक्शन नंबर 88, एग्जाम्पल के रूप में सेक्शन 118 प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ठीक है बच्चों, तो ये अगर हम नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में नॉन कंप्लाइंसेस हो जाते हैं और नॉन कंप्लाइंसेस से फ्यूचर में इनवाइट किया जाता है और आपकी बहुत सारे अथॉरिटीज आपके अगेंस्ट एक्शन लेती है, शो कॉज नोटिस, और आपके अगेंस्ट जो है प्रोसीडिंग्स चलती हैं, कार्रवाई चलती है, कानूनी कार्रवाई चलती है, जिससे आपके चलते हुए बिजनेस में बड़ी ही दिक्कत आती है। क्या ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? येस और नो, कम ऑन रिप्लाई, आर यू गॉट द पॉइंट? ओके। सो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, डॉक्यूमेंट्स आर इंफॉर्मेशन कैरीज व्हाइल रिकॉर्ड्स आर एविडेंस ऑफ बिजनेस एक्शंस। Company secretary play an important role in ensuring accuracy, confidentiality and compliance in documentation. Register like MGT1 are mandatory. Failure to maintain attract penalties under section 88. Proper documentation avoid regulatory risk, litigations and compliances defaults. अब थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम बढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लाइंस, कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक जो हम चलेंगे बच्चों that is to be documentation and compliance corporate framework. सबसे पहली चीज इन्होंने कहा, ये बताइए कि पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? अगर हम देखें तो इन्होंने कहा जी पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बट कंप्लायंस टूल, है ना। सबसे पहली चीज, जब हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है तो एविडेंस हम पेश कर सकते हैं, एविडेंस ऑफ कंप्लायंसेस होता है। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी रहती है। तीसरी बात, हमारी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, लीगल प्रोटेक्शंस मिलती है ना। ये तमाम फायदे हैं। जैसे मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ। जब भी कभी हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, सपोज करो आपका और किसी का जो है आपस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चल रहा है, लेकिन आपने एक एक चीज लिखी हुई है, एक एक डेट वाइज सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये बोला जाता है कि मौखिक नहीं चलता, लिखित चीजें चलती हैं। लिखित में जो है ना वो मान्य होता है, वो उसकी वैलिडिटी होती है, वो एक्सेप्टेबल होता है। आपने मुझे बाबा करा, उसका कोई मान्यता नहीं होती है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा क्लाइंट सर्विस क्लाइंट बेटर विद रिलायबल रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेशन प्रोवाइड क्लियर। तो क्लाइंट सर्विस का मतलब है हम अपने क्लाइंट को बेटर सर्विसेज दे सकते हैं। कम्युनिकेशन की बात करें, प्रोवाइड क्लियर एक्यूरेट फैक्चुअल कम्युनिकेशन बिटवीन किसके बीच में? प्रोफेशनल्स। क्या वर्ड यूज किया इसमें? बिटवीन प्रोफेशनल्स। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है बच्चों, अकाउंटेबिलिटी। क्या वर्ड यूज किया मैंने? अकाउंटेबिलिटी। शो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैन बी यूज्ड इन परफॉर्मेंस एंड रेगुलेटरी असेसमेंट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय द अकाउंटेबिलिटी? ये क्लियरली शो करता है कि किसने कब और क्या एक्शन लिया। हम क्लियरली बता सकते हैं किसने कब और क्या एक्शन लिया, दैट इज टू बी क्लियरली मेंशन इन द अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, जो भी बच्चे अभी लाइव में पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है? एक एक बात समझ में आ रही है? जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, एक एक चीज समझ में आ रही है? ओके। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आता है हमारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सुनना ध्यान से। आगे अगर हम बात करें, हमने कहा प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, एविडेंस ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स। एज ए प्रोफेशनल हमारी जो जिम्मेदारी है हम उसको पूर्ण रूप से सही तरीके से निभा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों लीगल रिक्वायरमेंट। जितने भी स्टैट्यूटरी लॉज हैं, लाइक कंपनीज एक्ट है,
कंपनीज एक्ट के साथ साथ हमारे आपके कंपनीज एक्ट के साथ साथ हमारा सेबी एक्ट है, सेबी रेगुलेशंस है, तो उससे क्या है कि हमारी जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है बच्चों क्वालिटी। यूज्ड पीयर रिव्यू ऑडिट एक्रेडिटेशन इंस्पेक्शन में इजी होता है डॉक्यूमेंट्स पेश करना। रिसर्च प्रोवाइड डाटा फॉर एनालिसिस एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजंस। रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है। हम है ना, जब हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है तो हम रिस्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या रिस्क आ सकता है। तो ये सारी चीजें हमने बात करी, सारे पॉइंट्स हमने क्लियर किए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस: पुअर प्रैक्टिसेस, एरर, मिसिंग सिग्नेचर, नो रीजन फॉर करेक्शन, यूज विद वाइट आउट, इवेंट्स नॉट रिकॉर्ड इन सीक्वेंस, ये सारी पुअर प्रैक्टिसेस है। गुड प्रैक्टिसेस क्या है? रिकॉर्ड्स कंप्लीटेड ऑन टाइम ऑफ एक्टिविटी, जिस समय एक्टिविटी चल रही है उसी समय रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन किया। सुपरसीडी डॉक्यूमेंट्स रिटेन फॉर रेफरेंस, रिकॉर्ड मस्ट बी कंसाइज, लीगल एंड एक्यूरेट होना चाहिए। विजुअल एविडेंस, क्लियर एग्जाम्पल्स अवॉइडेड, नो एजम्पशन ऑफ नॉलेज। उसके बाद बच्चों इसमें कुछ आते हैं गुड डॉक्यूमेंटेशन, डूज एंड डोंट्स। रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट जैसे जनरेट हुआ आपको मेंटेन करना है। प्रोवाइड रेफरेंस नोट्स फॉर व्हाट? क्लैरिटी। आपको सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि आजकल डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर से भी मेंटेन हो रहे हैं। लिमिट एक्सेस टू ऑथराइज पर्सनल, स्पेसिफाई डेट्स ऑफ रिकॉर्डिंग, रिव्यूइंग एंड अप्रूवल, कीप डाटा बैकअप कॉपीज। डोंट्स क्या है? डिले इन रिकॉर्डिंग और बैकअप डेट रिकॉर्ड्स, मेक डाटा कंफ्यूजिंग, एनकरेज हैंड रिटन अनट्रेसेबल डॉक्यूमेंट, फॉल्सिफाई रिकॉर्ड्स, आर्चीव विदाउट ऑथराइजेशन। आगे अगर हम क्रक्स समरी की बात करें, नाउ व्हाट इज द क्रक्स समरी? दैट इज टू बी डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर कंप्लायंसेस। क्या बोला मैंने? कंप्लायंसेस। नंबर 2 इज अकाउंटेबिलिटी एंड नंबर 3 इज ट्रांसपेरेंसी। क्या क्या बोला? सबसे पहली पॉइंट बताइए। दैट इज टू बी क्या श्योर करता है? कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है ऑल द ड्यू लॉस आर टू बी कंपाइल्ड। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि अकाउंटेबल है, अकाउंटेबिलिटी है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है? ट्रांसपेरेंसी। और इट्स अ जीडीपी मतलब गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस। पुअर डॉक्यूमेंटेशन लेड टू रेगुलेटरी पेनल्टीज। अब बच्चों हम यहाँ पे आगे बात करेंगे ईआरडी की। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द ईआरडी? बहुत ही ध्यान से सुनना है ईआरडी का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट। फिर से सुनना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रही हूं। इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर इसकी हम बात करें बच्चों तो सबसे पहले इसमें वर्ड यूज हुआ है इलेक्ट्रॉनिक। ये बेसिकली एक सिक्योर प्लेटफॉर्म होता है, डिजिटल सिक्योर प्लेटफॉर्म होता है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर और मेंटेन करती है। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी डॉक्यूमेंट्स का मतलब है ये एक सेफ प्लेटफॉर्म होता है जहां पे कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेफ मेंटेन करती है, सेफ तरीके से, सिंपल। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बच्चों ईआरडी। ईआरडी क्या है? फिर से बताना। व्हाट डू मीन बाय द ईआरडी? ईआरडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करते हैं फॉर अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं कंपोनेंट्स। अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यूजेस स्कैनर्स, कंप्यूटर सिस्टम एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म टू कैप्चर, स्टोर, मैनेज, रिट्राइव एंड आर्चीव डॉक्यूमेंट्स। इजिली हम उन्हें निकाल सकते हैं। सेफ स्टोरेज होता है मतलब इजी रिट्राइवल, क्विकली सर्च कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेंटेन है तो बस हम सर्च में, जैसे आप जनरली फोन में भी सर्च करते हो तो आप सर्च करोगे 2025 बैलेंस शीट, हमने सर्च किया तुरंत आ गई। हमने सर्च किया उसमें एनुअल रिटर्न ऑफ 2022, तुरंत सर्च किया तुरंत निकल के आ गई। तो इजीली रिट्राइव करना मतलब क्विकली सर्च और एक्सेस करने के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो एंश्योर कंप्लायंस, ऑडिट ट्रेल्स एंड सिक्योर एक्सेस कंट्रोल। कंपोनेंट्स ऑफ डीएमएस, अगर हम बात करें डीएमएस की तो बच्चों डीएमएस का मतलब मैंने आपको ऊपर भी बताया, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोला मैंने? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएमएस? अब अगर हम यहां पे बात करें कंपोनेंट्स ऑफ डीएमएस लाइक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या क्या है तो वो जरा समझते हैं। डॉक्यूमेंट आर्चिविंग,
सिक्योर लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर डिजिटल रिकॉर्ड्स। दूसरा डॉक्यूमेंट स्टोरेज होता है। सर्च फंक्शनली, आप कीवर्ड डालिए तुरंत रिट्राइव कर लोगे, इजिली एक्सेस कर सकते हो। डॉक्यूमेंट कैन बी टैग्ड फॉर क्विक आइडेंटिफिकेशन। मीटा डॉक्यूमेंट कैन बी ट्रिगर्ड। फाइल सिस्टम, डिजिटल कैटेगराइजेशन, वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और क्विक एक्सेस। अब इसके क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहली बात तो कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है कि अगर आप फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हो तो आपको एक बड़ा सा स्टोर रूम रखना पड़ेगा, आपको एक पियोन रखना पड़ेगा जो फाइल निकाल कर लेकर आएगा, जो फाइल जाकर रखेगा, तो उसके लिए आपको बड़ी सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये आपका एक सिस्टम में मेंटेन रहेगा, आपके पास पासवर्ड रहेगा, आप जस्ट पासवर्ड से सिक्योरिटी अच्छी रहेगी, कोई थर्ड पर्सन कभी भी इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। तो देखो यहाँ पे इन्होंने पहला पॉइंट बोला, दैट इज टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। Cheaper in paper storage, digital storage cost keep falling. Ease of use, quick filing, locating and sharing. Labor saving, automated process and reduced manual handling. Searchability, OCR makes a document keyword searchable. Portability, record can be easily transported. जैसे कि आपको कोई डॉक्यूमेंट लेके कहीं बोर्ड मीटिंग में जाना है तो आपको सारी फाइल नहीं कैरी करनी, आपको एक पेन ड्राइव लगानी है, पेन ड्राइव में डॉक्यूमेंट कॉपी करने और इजीली आप क्या कर सकते हो, लेकर जा सकते हो, आराम से, बड़े ही आराम से लेकर जा सकते हो। बड़ी सिंपल सी बात है। आगे देखो आगे क्या कहता है। आगे कहता है ऑडिट ट्रेल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। इट मींस यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं, ऑडिट ट्रेल की शब्द जब यूज होता है तो यहाँ पे कहना है ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है सभी एक्टिविटीज को एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, ताकि पता चल सके किसने कब और क्या एक्शन लिया था, है ना। तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ऑडिट ट्रेल में मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, किसने कब क्या डॉक्यूमेंट दिया, किस तरीके से मेंटेन किया। साइमल्टेनियसली एडिटिंग, मल्टीपल यूजर कैन कोलैबोरेट। रोल बैक ऑप्शन, रिट्राइव ओल्डर वर्जन इफ नीडेड, आप चाहो तो ओल्डर वर्जन को भी चेंज कर सकते हो। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले डिसएडवांटेज तो सॉफ्टवेयर रिस्क है। अगर सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया और आपके पास बैकअप नहीं है तो सारा डाटा खत्म, है ना। फॉर्मेट रिस्क है, सर्टेन फॉर्मेट्स लाइक पीडीएफ जेपीजी में भी ऑब्सोलीट, तो वहां पे ये दिक्कत आती है। रिलायबिलिटी, अनलाइक पेपर यूनिवर्सली रीडेबल, डिजिटल रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। अगर किसी के पास सिस्टम नहीं है, अगर किसी के पास लैप ही नहीं है, अगर किसी के पास टैबलेट नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट चेक ही नहीं कर सकता, इनकी जरूरत है। पोर्टेबिलिटी रिस्क, डिलीशन का बहुत दिक्कत रहती है, डिलीट ना हो जाए कोई रिकॉर्ड। सिक्योरिटी कॉस्ट, इंश्योरिंग डाटा प्रोटेक्शन रिक्वायर एक्सपेंसिव सेफगार्ड्स, फायरवॉल, एन्क्रिप्शन, बैकअप्स एक्सेट्रा, ये सारे नुकसान है। तो कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द ईआरडी? ईआरडी किसे बोलते हैं? हाँ जी बच्चों बताइए जल्दी से, व्हाट डू यू मीन बाय द ईआरडी? ईआरडी, व्हाट डू यू मीन बाय ईआरडी? कौन बताएगा? ईआरडी ERD, anybody having any idea about the ERD? बताइए बच्चों, ERD का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जब भी कभी हम अपने डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करते हैं फॉर अ फ्यूचर एविडेंस के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ERD। ठीक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। दिस इज अ क्रक्स समरी। जो हमने पढ़ा है उसकी पूरी प्रॉपर ये क्या है बच्चों? क्रक्स समरी है। DMS प्रोवाइड सिक्योर, कॉस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट। Advantages include searchability, audit trails, collaborations. Risk include software obsolescence, format dependence and data security. अब उसी के साथ साथ आगे चलेंगे। Maintenance and inspection of documents in electronic form under the Companies Act 2013। ठीक है, अब इससे पहले हमें ना एक सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, दैट इज टू बी सेक्शन नंबर 120 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ।
देखिए बच्चों, इसमें ना हम सेक्शन नंबर 120 को थोड़ा सा समझते हैं। ये सेक्शन डेडिकेटेड है आपके लिए, और ये बेरेट से मैं अभी आपको सेक्शन दिखा रही हूँ। मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विदाउट हार्मिंग टू एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। एनी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे शब्द देखना इसने क्या यूज किया, एनी डॉक्यूमेंट, एनी रिकॉर्ड, एनी रजिस्टर और मिनट्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाय कंपनी or allowed to be inspected or copies to be given to any person by company under this act may be kept or inspected given as the case may be electronic form in such manner as may be prescribed। तो इन्होंने कहा कि उसके मैनर हम प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये क्या करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे भी इन्होंने यही बात बोली है कि मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट। तो सेक्शन 120 क्या कहना चाह रहा है, read with rule 27 and 28 govern maintenance and inspection of documents in electronic form. It gives a permission that any document, record, register, minutes are required to be kept by company or allowed to be inspected to be given under the act may also kept और इंस्पेक्ट किसमें, जो कंपनीज एक्ट में इंस्पेक्ट कर सकते हैं उनको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इंस्पेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेबिलिटी मैंडेटरी किसके लिए, इट्स मैंडेटरी फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी, any company not less than 1000 shareholders, debenture holder and such company may maintain record in an electronic form। अब देखो ध्यान देना मेरी बात पे, what is the definition of document and record? What is the difference between document and record? कौन बच्चा बताएगा? डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड मैं बहुत अच्छे से आपको अभी अभी सिखा के आई हूं, बहुत अच्छे से आपको अभी अभी जस्ट सिखा के ही आई हूं, है ना, अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया ही है। तो देखो जरा डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, सेक्शन 2 क्लोज 36 डॉक्यूमेंट इंक्लूड समन। समन का मतलब होता है किसी को नोटिस भेजना कि आपको इस तारीख को कोर्ट में पेश होना है। नोटिस, ऑर्डर, डिक्लेरेशन फॉर्म। रिकॉर्ड इंक्लूड एनी रजिस्टर, इंडेक्स, एग्रीमेंट, मेमोरेंडम, मिनट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट। तो ये मैं बहुत क्लियर कर चुकी हूँ आपको पहले से ही। What are the conditions for maintenance in electronic form? इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं कि आप इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो, कंडीशंस का क्या क्या आपको मेंटेनेंस मतलब फॉलो करनी है। तो ये हमारा सेक्शन 120 और उसके रूल्स बता रहे हैं, जो अभी अभी जस्ट मैंने ओपन किया था, सेक्शन 120 और उसके साथ साथ रूल्स। एक मिनट, एक सेकेंड।
देखिए बच्चों, अगर हम इसमें बात करें तो मैं अभी आपको बता रही थी कि सेक्शन 120 रीड विद रूल्स, तो यहाँ इन्होंने एक बात बताई है कि रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल बी मेंटेन इन सच मैनर एज बीओडी ऑफ कंपनी में थिंक फिट। अब इसमें प्रोवाइडेड दैट कुछ कंडीशंस रखी हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से मेंटेन करना है। सबसे पहली चीज, रिकॉर्ड्स आर मेंटेन इन द सेम फॉर्मेट इन अकॉर्डेंस विद अदर रिक्वायरमेंट एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। ठीक, जो एक्ट में आपको फॉर्मेट दिया है। Information under the provision of this act should be adequately recorded for future reference, easily retrieve हो जाए, printed form. Record are capable of being dated and signed digitally. Record once dated and digitally signed shall not be capable being edited or altered. It means यहाँ पे यही सारे points लिखे हैं, आप अपने highlighter से डार्क कर सकते हो कि record must be kept in the same format, information must be adequately recorded, record must be readable, retrievable, reproducible, capable of being digitally dated and signed, one signed must not be capable of alteration or editing, record must be capable of updating and updated records. अब आगे इसमें देखोगे तो रूल 28 जो है ये क्या कह रहा है, सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद एमडी, CS or other officer as decided by board. They must ensure number 1 protection against unauthorized access. ये ध्यान रखना है, ये जिम्मेदारी है किस किस की, मैनेजिंग डायरेक्टर की, कंपनी सेक्रेटरी की और अदर ऑफिसर्स की, एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड। सबसे पहले दे मस्ट इंश्योर, दैट इज टू बी श्योरिटी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्सेस। सबसे पहले इन्होंने प्रोटेक्शन की बात करी है, अनऑथराइज्ड एक्सेस, ऑल्टरेशन और टैंपरिंग, मतलब किसी भी तरीके से अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन, टैंपरमेंट और चीजें चेंजेस नहीं होनी चाहिए। दूसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ड्यू टू डैमेज और फेलियर ऑफ स्टोरेज मीडिया, आपको इसका बैकअप भी जरूर रखना है, ये भी उनकी जिम्मेदारी सौंपी, ये भी उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली कि देखो प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ड्यू टू डैमेज और फेलियर ऑफ स्टोरेज मीडिया, डिजिटली साइंड होना चाहिए, एक्यूरेसी और रिलायबल हो, इनवैलिड नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट, एक्सेसिबल, रिप्रोड्यूसेबल, रिकॉर्ड मस्ट बी रिट्राइवेबल इन रीडेबल एंड प्रिंटेबल फॉर्म, रिकॉर्ड मस्ट बी स्टोर्ड इन नॉन रीराइटेबल एंड नॉन इरेजेबल फॉर्मेट, आपको इसका क्या करना है, डेली बैकअप्स लेने हैं, एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड ऑफिसर्स, एनी कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक टू फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक मस्ट बी ऑथेंटिकेट एंड साथ में बोला लेजिबल, proper indexing for easy retrieval, ensure security, integrity and confidentiality of the records. आगे चलेंगे इसमें हम नेक्स्ट। अब इसमें देखो कुछ केस लॉज हैं, जो डिसाइडेड केसेस हैं वो मैं जरा आपको बताती हूँ। मेसर्स मैकलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ROC तमिलनाडु 2022। फैक्ट्स क्या है, ऑडिटर रिपोर्टेड डेफिशिएंसीज इन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड नॉन मेंटेनेंस ऑफ बैकअप, मतलब बैकअप मेंटेन नहीं था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन इंडियन सर्वर, इशू बोर्ड रिपोर्ट वाज वैलिड डिस्पाइट नोट एक्सप्लेनिंग ऑडिटर रिमार्क, ROC held that company and its director violation of provisions section 134, crux non maintenance of proper इलेक्ट्रॉनिक बैकअप, फेलियर टू रिस्पॉन्ड इन बोर्ड रिपोर्ट, इनवाइटिंग पेनल्टीज। और बेसिक सी बात है, कंपनीज एक्ट के तहत आपको क्या करना था, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने थे, रिपोर्ट्स मेंटेन करनी थी, ताकि हम इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल अच्छा कर सकें। बोर्ड रिपोर्ट का ही सेक्शन है 134, आपने वो नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है यू आर इनवाइटिंग अ पेनल्टीज। उसके बाद दिस इज अ क्रक्स समरी, सेक्शन नंबर 120 and rule 27-28 allow electronic maintenance and inspection of documents, allow electronic maintenance and inspection of documents, safeguard include daily backups, restricted access, non alterable formats, audit trails, है ना, and inspection of rights and are not absolute। अब देखो इसमें थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे फिजिकल रिपोजिटरी वर्सेस वर्चुअल डाटा रूम। अभी मैंने ERD समझाया था आपको, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर रहे थे। अब हम यहाँ पे फिजिकल रिपोजिटरी वर्सेस वर्चुअल डाटा रूम की बात करते हैं। सबसे पहले फिजिकल रिपोजिटरी की बात करते हैं। देखिए सुनिए, ये एक सेंट्रल प्लेस होती है जहां पर हम डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्म में मेंटेन करेंगे। मतलब जैसे जैसे आपने देखा हो स्टोर रूम, जिस टाइप से स्टोर रूम होता है ऐसे हम डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करेंगे, है ना।
देखिए बच्चों, यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपका क्या रहेगा, एक स्टोर रूम रहेगा, जिस स्टोर रूम में हम फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, सच एज पेपर्स, फाइल्स, रजिस्टर और अदर टेंजिबल रिकॉर्ड्स। वर्चुअल डाटा रूम ऑब्वियसली मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग सॉफ्ट कॉपीज, वीडियो एंड ऑडियो फाइल्स है, एक्सेसिबल सिक्योरली वाई इंटरनेट, इट इज वाइडली यूज्ड इन मर्जर एक्विजिशन। अब मैं इसकी कहानी आपको बताती हूँ, पहले ना प्रैक्टिकली इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल बताती हूँ आपको। देखो ऐसा होता है कि जैसे सपोज करिए हमें एक्स लिमिटेड जो है वाई लिमिटेड के साथ मर्जर करना चाहती है। अब वो जानना चाहती है कि इस कंपनी के कंप्लायंसेस और नॉन कंप्लायंसेस क्या क्या है और किस तरीके से इसमें काम होता है, क्या काम होता है और किस तरीके से काम होता है, ये जानना चाहती है ना, ये प्रॉपर तरीके से जानना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में हमें उस कंपनी से बहुत सारे रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए होंगे, बहुत सारे क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, राइट। तो अब ऐसी स्थिति में आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, जब हम डॉक्यूमेंटेशंस की बात कर रहे हैं जब हम डॉक्यूमेंटेशंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमें वो देना होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी अपनी सारी इंटरनल इंफॉर्मेशंस दे रही है, अगर सारी की सारी अंदर की जानकारी आपको प्रोवाइड कर रही है, तो आप तो किसी के साथ भी लीक कर सकते हो, आप तो किसी के साथ भी लीक कर सकते हो, तो इसमें तो बड़ी दिक्कत आएगी, यस और नो। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जब भी कभी हम दूसरी कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, रिकॉर्ड चेक करेंगे, तो ऐसी स्थिति में दोनों कंपनीज के साथ एक एग्रीमेंट साइन होता है और उस एग्रीमेंट को बोलते हैं आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और एक होता है एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। एनडीए में क्या किया जाता है, एनडीए में साफ साफ लिखा जाता है कि हम किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसे हम एनडीए बोलते हैं, है ना। एनडीए का मतलब क्या होता है, नॉन डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशंस। तो देखो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जब आपने साइन कर दिया तो इससे क्या होता है, इसको अगर मैं और अच्छा लिंक करना चाहूं तो आपको जैसे कि मैं बता देती हूँ, इनसाइडर ट्रेडिंग पीआईटी रेगुलेशंस है, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, उसमें भी एग्जेम्पशन दी गई है कि अगर आपका मर्जर हो रहा है उस दौरान आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो तो वहां पे अलाउड है। हालांकि मर्जर एक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, लेकिन अलाउड की गई है। पीआईटी रेगुलेशन के एक्सेप्शन में पॉइंट आता है, क्योंकि जब भी कभी हम टेक ओवर या मर्जर की बात करते हैं तो टेक ओवर रेगुलेशंस लगते हैं और एनडीए साइन होता है, एनडीए मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। तो उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी जिस कंपनी को हम एक्वायर करना चाहते हैं उसकी सारी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इजिली अपने ऑफिस में बैठे बैठे रिट्राइव कर लेता है, जनरेट कर लेता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल डाटा रूम एंड अ वर्चुअल डाटा रूम। फिजिकल डाटा रूम और वर्चुअल डाटा रूम के बीच में क्या डिफरेंस है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, paper, file, boxes or other intangible things, electronic digital copies of documents including video, audio records. Security depends on integrity of person handling the room, है ना। यहाँ पे आईडी के थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो आईडी पासवर्ड्स चाहिए, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें अब इधर देखिए, अगर हम टाइम फॉर क्रिएशन की बात करें, जब भी कभी हमें फिजिकल स्टोर रूम बनाना है तो उसमें टाइम ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें टाइम कम चाहिए होता है। उसके बाद कॉस्ट की बात करते हैं, हाई रिक्वायर्स फिजिकल स्टाफ एंड ट्रेवल बिडर, यहाँ पे लो होती है, यहाँ पे ज्यादा नहीं होती है। कन्वीनियंस की बात करें तो इट्स जब हम फिजिकल में मेंटेन करते हैं तो ऑब्वियसली बात है इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक में कन्वीनियंट है, हम फटाफट सारा स्टोरेज एक साथ रख लेते हैं। एक्सेसिबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है, अब कोई कहने लगा मुझे रात के 9 बजे कोई डॉक्यूमेंट चेक करना है तो इज इट अलाउड, आंसर इज नो, अलाउड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया वहां पे अब ऑफिस बंद है तो आपको मिल नहीं सकता। लेकिन वर्चुअल हाईली कन्वीनियंट है, इसमें 24/7 आपकी ऑनलाइन एक्सेस होती है। डिफिकल्ट टू रेस्ट्रिक्ट, क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारे पियोन्स होते हैं ना वो ही मिल जाते हैं, पैसे ले लेंगे 100-200 रुपए और आपको डॉक्यूमेंट एक्सेस करा देंगे। ऑडिट ट्रेल चेक एक्सेस अवेलेबल बट हाई कॉस्ट, और ये नेगोशिएबल कॉस्ट होती है। आगे हम बात करेंगे इसमें हाईलाइटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन मैनुअली कन्वेड टू बिडर्स, अपडेट हाईलाइट्स कैन बी एडिट डायरेक्टली टू द VDR वेबसाइट्स। एबिलिटी टू कॉपी, कॉपी कैन बी टेकन मैनुअली, कॉपी नॉट यूजुअली अलाउड, कंट्रोल्ड शेयरिंग। तो बच्चों इसकी अब ये क्रक्स समरी देख लेते हैं,
थोड़ी सी क्रक्स समरी देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट यू मीन बाय द फिजिकल रिपोजिटरी। फिजिकल रिपोजिटरी किसको बोलते हैं? तो इट्स अ ट्रेडिशनल टेंजिबल कॉस्टली रिस्ट्रिक्टेड मैनुअल। जब भी कभी हम फिजिकल की बात करते हैं मतलब डॉक्यूमेंट्स को स्टोर रूम में मेंटेन करना फिजिकल फॉर्म में, वर्चुअल डाटा रूम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना। आज की डेट में प्रिफर्ड सिस्टम यही है। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे एंड दैट इज टू बी कोडिंग नॉमेनक्लेचर इन डॉक्यूमेंटेशन। मैं इसके बारे में पहले आपको समझाऊंगी, उसके बाद हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले मैं पूरा का पूरा आपको जो है समझाऊंगी, फिर उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, एज ए सीएस आपको ये अच्छा भी रहेगा। कोडिंग एंड नॉमेनक्लेचर इन डॉक्यूमेंटेशन। अगर हम बात करें कोडिंग की तो कोड नंबर होता है ना। अब कोडिंग का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना, कोड नंबर देना। क्यों दिया जाता है? उससे इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो जैसे मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ, मान के चलिए हमने एक डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया HRPOL 001, हमने नाम दे दिया FINREP 2425 फाइनेंशियल रिपोर्ट 2024-25। ये हमने इसे बोलते हैं कोडिंग, एक यूनिक नंबर देना डॉक्यूमेंट को, है ना। इस डॉक्यूमेंट को आसानी से ट्रेस और मैनेज किया जा सकता है, नंबर से हम नंबर डाले हुए होते हैं। और अब दूसरी बात आती है नॉमेनक्लेचर का, मतलब अब मैं आपको बताती हूं इसमें जैसे कि आपका नॉमेनक्लेचर का मीनिंग क्या होता है। सिंपल मीनिंग में समझाना चाहती हूँ कि नॉमेनक्लेचर किसे बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्स के स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन बनाना, ताकि सभी डॉक्यूमेंट्स का नाम यूनिफॉर्म हो सके, यूनिफॉर्मिटी आ सके, है ना। तो उसमें जो है ना ऑर्गेनाइज्ड और ट्रेसेबल, मतलब एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आप मेंटेन कर सको, दैट इज टू बी इजीली ट्रेसेबल, जिससे कंप्लायंस को मेंटेन करना बड़ा ही आसान हो जाता है। जैसे कि कोडिंग एंड नॉमेनक्लेचर एंड डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नेमिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स। इजीली हम आइडेंटिफाई और रिट्राइव कर सकते हैं। गुड नेमिंग कन्वेंशन रिड्यूस रिस्क ऑफ डुप्लीकेशन, एरर्स, इंडेक्सिंग मिस्टेक्स एंड रिट्राइवल्स। दिस इज स्पेशली क्रूशियल इन कॉर्पोरेट कंप्लायंस, लीगल रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक डाटा मेंटेन। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाइल्स नेम। डेस्क्रिप्टिव फाइल्स नेम प्रोवाइड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम अबाउट कंटेंट, बेस्ट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, file few and well defined. Example, annual return 2023 ABC Limited .pdf. तो नॉन डिस्क्रिप्टिव फाइल्स नेम्स लार्ज होगा एंड डॉक दिस ये इस टाइप से है। तो इट्स अ वेरी वेरी लाइक टफ। एडवांटेज, रिड्यूस रिस्क ऑफ डुप्लीकेट और कॉन्फ्लिक्टिंग फाइल नेम्स। अब इन्होंने इसके फायदे बताए। इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे पहले यूनिक है एंड कंसिस्टेंटली स्ट्रक्चर्ड है, यूनिक आइडेंटिटी बनती है कि हमें एनुअल रिटर्न निकालनी है तो AR दिस वन दिस। एंड परसिस्टेंट नेमिंग, नेम मस्ट नॉट डिपेंड ऑन चेंजिंग फैक्टर्स लाइक लोकेशन और यूजर। लेंथ रिस्ट्रिक्शन होती है, न्यूमेरिक सोर्ट होना चाहिए, मतलब 001 002 फाइल फॉर्मेट, यूजिंग लोअर केस लेटर्स, अवॉइड स्पेशल कैरेक्टर्स, है ना, यूज हाइफन्स। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा। अल्फा फाइनेंशियल ईयर, सर्च रिपोर्ट, स्मिथ पॉलिसी, इस टाइप से। रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें, इन कॉर्पोरेट ड्यू डिलिजेंस वर्चुअल डाटा रूम हेविली और इनकंसिस्टेंट कोडिंग नॉमेनक्लेचर इजी रहता है। जैसे रिलायंस फेसबुक जियो डील 2020 मिलियंस ऑफ फाइल्स वर स्टोर्ड इन अ VDR वेयर स्टैंडर्डाइज नेमिंग इंश्योर्ड एक्यूरेटी। बहुत सारी फाइल्स थी लेकिन उन्होंने क्या करा, उनको एक प्रॉपर नंबर दिया, एक नंबरिंग दी, तो उससे इजी हो जाता है रिट्राइव करना, एक्सेस करना, मेंटेन करना और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। क्रक्स समरी की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्रक्स समरी में डिस्क्रिप्टिव नेम हेल्प इन स्मॉल प्रोजेक्ट्स, नॉन डिस्क्रिप्टिव सिस्टम बेस्ड नेम्स आर बेस्ट फॉर लार्ज रिकॉर्ड्स। 10 गोल्डन रूल्स हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। कोडिंग नॉमेनक्लेचर इंश्योर करता है इजी एक्सेसिबिलिटी, ऑडिटेबिलिटी एंड कंप्लायंस इन कॉर्पोरेट की रिकॉर्ड्स कीपिंग। आगे हमारा जो एक टॉपिक आता है दैट इज सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सेफ्टी एंड रिट्राइवल ऑफ रिकॉर्ड्स। रिट्राइव का मतलब होता है उसको दोबारा से बाहर निकालना, रिट्राइव करना, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे हमने जितने भी टॉपिक यहाँ पे कवर अप किए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। चाहे हम रजिस्टर रिकॉर्ड्स की हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन की हो, चाहे आपकी रिट्राइवल की हो, चाहे आपकी ERD की हो, चाहे आपकी वर्चुअल डाटा रूम की हो, ये तमाम चीजें हमने यहाँ पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कवर करी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं।